हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है एजुटेरिया के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है ये। और ये जितना भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं सर वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो मतलब क्वेश्चन है वो 60वीं और 62वीं पर है, जो परीक्षा हुआ था उस पर आधारित है। डेट भी दिया हुआ है कि कब हुआ था, 12/2/2017 को हुआ था और कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया ये भी इतना अच्छा से इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें कटअप भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये 7वां सेट हो जाएगा। इससे पहले हम 6 सेट को कंप्लीट करवा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुयोगुन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुयोगुन जो था भारत की यात्रा कब किया था वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। तो सुयोगुन एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था और इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना था। ठीक है, और भारत आने वाले अन्य यात्री कौन कौन थे? तो फाहियान थे, हेनसोंग थे और इत्सिंग थे। ये 4 नाम आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन? फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग। और सुयोगुन कब आया था? 515 से 520 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। तो बनावली नामक एक हड़प्पाई स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है और यह पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जूते हुए खेत का भी प्रमाण मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश जो खारवेल है उसका संबंध कौन से वंश से है? तो पूछ रहा है। तो इसका संबंध चेदी वंश से था और कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। और खारवेल जो था वो भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था और उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल की जानकारी कौन से गुफा से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार की भूमि को अपरहंत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अपरहंत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन नंबर ए। तो गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया जाता था। अब वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो उसे अपरहंत कहा जाता था। और गुप्त काल में भूमि रूप जो था वो क्षेत्र जो था कृषि योग्य भूमि था, खिला था, वो बंजर भूमि था और बस्ती रहने योग्य भूमि था। सारा चारागाह भूमि के से था। तो क्षेत्र कृषि से संबंधित था, खिला बंजर भूमि था और बस्ती से ही स्पष्ट है ये रहने योग्य भूमि थी और सारा जो था वो चारागाह का था। अब अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारत से। 5 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था। किसे? रक्षा विभाग से। और ये जो था तो बलबन द्वारा सैन्य या रक्षा मामलों की देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया गया था जिसको क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज। इसको कौन बनवाया था? तो बलबन बनवाया था। उसके बाद है इस विभाग की देखभाल के लिए अर्ज ए मुबालिक भी हुआ करता था। ठीक है, और बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक था और जिसका शासनकाल कब से कब तक? 1265 से लेकर 1286 तक बलबन का काल रहा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो जसवंत और दशावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अकबर के दरबारी थे। तो जसवंत और दशावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे और ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के दरबार में रहने वाले और भी चित्रकार थे जिनका नाम था ख्वाजा, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली। ये सब जो थे वो इनके दरबार में रहते थे।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में अलाउद्दीन हसन के द्वारा। और बहमनी साम्राज्य दक्कन का इस्लामी राजा था। मतलब ये बहमनी साम्राज्य जो था वो दक्कन का इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंद्ववादी विजयनगर साम्राज्य था, जो 1518 ईस्वी में इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ। और गोलकुंडा का शासक कौन था? तो आदिल। 8 नंबर क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था वो किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। और यह जो था 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। तो इसमें कुछ यात्री और शासनकाल देखते हैं, याद कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तो निकोलो कोंटी जो था वो किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। नुनीज जो था वो अच्युत राय के दरबार में आया था। बारबोसा जो था वो कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। और डोमिंग पायस जो था वो कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में दो आया था, कौन? बारबोसा और डोमिंग पायस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है, ये बात कहा था W हंटर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा, इनका फुल नाम क्या है? सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर के इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा W हंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता था वो थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी, ये जगदीशपुर आरा से थे और ये एक जमींदार थे जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। और वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। किसमें? गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। और उन्हें 80 वर्ष की उम्र तक अंग्रेजी हुकूमतों में जमकर सामना करना पड़ा था बाबू कुंवर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष और सचिव अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और इसके सचिव थे जी रंगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। तो ये ऋण समाप्त से संबंधित था किसान को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनो, यह किसने कहा था? तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, यह कथन जो था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से लेकर 1905 तक था और इसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ष 1900 में ये कहा था कि मेरा विश्वास है, कब कहा था? वर्ष 1900 में कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी यह इच्छा है भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है,
लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? तो कब लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को जो गोली मारे थे वो कौन थे? उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य दोषी था ये कौन? डायर जो था वो। और जब 1912 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे भी ये रहा था। और उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1919 में जब मार्टेन्ग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1919 में जब मार्टेन्ग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मार्टेन्ग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। और 1919 में यह अधिनियम पारित हुआ था और ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर डी। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में कब 22 अगस्त 1907 को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता था। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की बल्कि राजसी राज्यों, जमींदारी प्रथा, पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। जो हिंदुस्तानी रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापामारी में शामिल थे। और चटगांव स्थल वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो पत्रिका जुड़ी नहीं हुई है वो है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। वर्ष 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, ये कौन सा पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित था। और इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपना विचारधारा का प्रचार प्रसार आगे आयोजित होने वाले आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी वादों को प्रकाशित करते। यंत्र इंडिया पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इस दल पर जो टिकट पर चुनाव लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और प्रथम भारतीय थे जिन्होंने दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो कौन सा दल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। ऑप्शन नंबर ए। तो दादा भाई नौरोजी 1982 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और यह उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर, इसको किस नाम से जानता है? लिबरल पार्टी के नाम से भी, लिबरल पार्टी। और 1886 से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी किए थे। और इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। किस? दादा भाई नौरोजी के। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की जो स्थापना के बाद असफलता के बाद क्या हुआ था तो वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हुआ था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयास से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था।
और इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देख। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ये जो थे खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है कि भगवान का सेवक। इसका क्या अर्थ होता है? भगवान का सेवक। खुदाई खिदमतगार का। और यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचा था। तो इस ऑप्शन में कहीं भी 1946 नहीं है, सारा 1942 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और इस मिशन के 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सॉरी, इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। और यह जो संगठन था वो राष्ट्रवादी संगठन था, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। द्वंद्व शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वंद्व शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टियस को। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कार्टियस को भारत में द्वंद्व शासन का जनक कहा जाता है। और वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डायर्ची नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था बाद में? डायर्ची। क्वेश्चन नंबर 25। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 को। ऑप्शन नंबर ए। और 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती को बनाया था। किसने बनाया थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1814 में पहली बार सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। 1869 में भारतीय लोक सेवा परीक्षा में सफल हासिल की थी। उन्हें सिलहट यानी असम में योगदान हेतु नियुक्त किया गया था और कुछ त्रुटि के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 में सिविल सेवा से निष्कासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाइसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ये इनका कार्यकाल था 1876 से लेकर 80 तक। और सर्वप्रथम खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि प्रदान करने की प्रथा का आरंभ लॉर्ड लिटन के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ था। और इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भी भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है जो बिहार विशेष से है। बिहार में 2005 से 6 से 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हासिल की? सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो कब से? 2005 से 2006 और 2014 से 2015 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण। तो पिछले कुछ वर्ष में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में वृद्धि देखने को मिला है, जिसमें 2005 से 6
से लेके 2014 से 15 के बीच विभिन्न वृद्धि दर हुआ है। जैसे पंजीकृत विनिर्माण में 45.4% की वृद्धि हुई है, संचार में 24.7% की वृद्धि हुई है, निर्माण में 19.8% की वृद्धि हुई और बैंकिंग क्षेत्र में 19.2% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा जिला गरीब जो है वो है शिवहर। ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा 2015 से 16 में आर्थिक सर्वे के अनुसार सबसे गरीब जिला शिवहर को कहा गया है, क्योंकि इसका जो आय है वो 7,000 एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। हाँ सही है, 7,092 रुपया। ठीक है, अगला है, जीविका बिहार सरकार का एक पहल है जिसका संबंध है। तो जीविका एक पहल है किसका? बिहार सरकार का, और इसका जो संबंध है वो रोजगार सृजन से है। किससे है? रोजगार सृजन से। ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार ने जीविका कार्यक्रम चलाई और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के रोहतास जिले से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सुप्यूर परियोजना का संबंध है SPUR। तो SPUR का जो फुल फॉर्म होगा इसे हम बता देते हैं। ये फुल फॉर्म इसका होगा सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, और यह बिहार सरकार का एक योजना है। इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है, और इस योजना के तहत बिहार के 28 शहरों को चुना गया है। तो इसका पहला सही आंसर हो जाएगा नगर निगम वित्त से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो 4,595 किलोमीटर है। 4,595 किलोमीटर। 2015 तक बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई इतना थी, 4,595 थी, और 2001 में बिहार सड़क की लंबाई 3410 किलोमीटर थी, जो यह दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्ष में सड़क विनिर्माण में बिहार बेहतर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का जो उपभोग है वो है 203 किलोवाट पर आवर। 203, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो 2012 से 13 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा 145 किलोवाट था, जो 2014 से 15 में बढ़कर कितना हो गया है? 203 हो गया है, और 2 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में 40% की वृद्धि हुई है, जो सर्वाधिक है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रथपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था, और 1895 से 1900 तक मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था, और बिरसा मुंडा के इस विद्रोह का योगदान का कारण था धरती आबा की उपाधि। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे, और उसी अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, और उन्होंने ही महात्मा गांधी को नील खेती से संबंधित समस्याओं को अवगत कराने के लिए अपने गांव चंपारण में बुलाने का आग्रह किया, और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे, और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार तिनकठिया पद्धति पर पहला आंदोलन वहां स्टार्ट हुआ, और इनके नेतृत्व में वर्ष से चली आ रही तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण भारत के गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पूर्व ही कॉलेज छोड़ दिए।
आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और 1922 में चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन एग्जाम से 20 दिन पहले ही अपना कॉलेज छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलभद्र याची। शिलभद्र याची जो थे वो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े थे और शिलभद्र याची ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी गतिविधियों तथा विचारों से प्रभावित होकर वकालत छोड़े और असहयोग आंदोलन के समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत राय भी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कौन? उदंतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदंतपुर कहाँ है? बिहार में है और उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध बौद्ध धर्म के शिक्षा से था जो बिहार राज्य में स्थित था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का निर्माण पाल शासक गोपाल के द्वारा किया गया था और यह नालंदा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। और यह क्या था? यह जो था हजारों धर्माचार्यों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव। नान्यदेव जो थे वो कर्नाट्य वंश के संस्थापक थे। 11वीं सदी में नान्यदेव के द्वारा की गई थी किसकी? कर्नाट वंश की स्थापना कब की गई थी? 11वीं सदी में, जिसका राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश के शासनकाल में मिथिला को स्वर्णयुग भी कहा जाता है और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 1199 में बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया था और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन रिपीटेड है नहीं, एक पूछ रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था? हरि सिंह। पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो हरि सिंह था और ये कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। हरि सिंह ने 1295 से 1325 तक शासन किया था और इस्लामिक आक्रमण के कारण उनका शासन समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं? तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक जो थे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर जो थे 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक को लिखा था और जिसके लेखक चंदेश्वर थे और इस पुस्तक में कर्नाट वंश के शासन से संबंधित विवरण है। चंदेश्वर कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उद्वंत प्रकाश का लेखक है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौली कवि, ऑप्शन नंबर ए, मौली कवि थे इसके लेखक और इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह उद्वंत विनोद की भी रचना की थी और पुस्तक 14वीं शताब्दी से आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती थी? क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती थी? तो बिहार में जो सिंचाई होती थी वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर बी, त्रिवेणी नहर।
तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई त्रिवेणी नहर के द्वारा होती थी और बिहार की सबसे पुरानी नहर की प्रणाली है त्रिवेणी नहर को जल गंडक नदी से, त्रिवेणी नदी को जो जल प्राप्त होता था वो गंडक नदी से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी बिहार का जो घिरा हुआ है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है और वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी में भी श्रेणी में भी स्थित है, में ही स्थित है। क्वेश्चन है 48 नंबर, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और यह नदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रभावित होती है और सुवर्णपुर के नज़दीक महानदी में जाकर यह मिल जाती है। कौन? तेल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है वो हुई है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। कितना हुआ है वृद्धि? 25.4%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो बिहार में जो है रेशम या सिल्क उत्पादक केंद्र जो है वो भागलपुर है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में भागलपुर जिला जो है रेशम वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और रेशम उद्योग लगभग 250 वर्ष पुराना है और यहाँ का रेशम से संबंधित उत्पादन विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ? भागलपुर से। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोकामा में। भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है और यह भारत में रेल डब्बा का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो कौन सा नेशनल NH है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो हो जाएगा NH 85, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85, ऑप्शन नंबर सी। और इसका जोड़ता है और NH 83 जो है वो 4 लेन पटना, जहानाबाद, गया, डोभी को जोड़ता है और बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 31 है। कौन सा? NH 31 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक तथा जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया था और यह एक जनजातीय विद्रोह था और यह विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कन्हू ने किया था। कौन किया था? सिंधु कन्हू ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटी से है, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में पॉलिटी है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 76 में। और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। संसद की कार्यवाही के दौरान मताधिकार करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन पहला स्टेटमेंट है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, 2 में है समान नागरिक संहिता, 3 में छोटे परिवार का मानदंड और 4 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1 और 2, बी नंबर। 1 और 2 ही सही है।
जो दिया हुआ है कि भाग 4 में के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 39 क्या कहता है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया है। और अनुच्छेद 44 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, लेखानुदान बना है। तो लेखा अनुदान जो बना है वो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान का वर्णन है। किसमें? 116 में वर्णन है। और लेखा अनुदान बजट के पूर्व रूप से पारित होने तक अल्प अवधि के लिए व्यय हेतु धन प्राप्ति में सरकार की सहायता करता है और यह सामान्यतः बजट का ही अंग होता है, लेखा अनुदान। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था हमारे संविधान को और यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 60 दिन यानी 1 माह की अवधि से अधिक अनुपस्थित अगर रहता है तो सदन द्वारा उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सदन का सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित होगा तभी उसका पद रिक्त माना जा सकता है, इससे पहले नहीं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 या ए में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने भवनों के ऊपर झंडा फहराने, अभिव्यक्ति दर्शाने की स्वतंत्रता दी गई है। कब से लागू हुआ है? जो 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था और तिरंगा फहराना नागरिकों का क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो दिया हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि संविधान 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के भाषा तथा संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यह दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को यह दोनों अधिकार नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। पंचायत समिति क्या है? एक सलाहकारी निकाय या सलाहकार समिति है, समन्वय या पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है। भारत के पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी जोड़ा गया था वो 42वां संशोधन द्वारा, इसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना को जोड़ा गया था और 3 नए शब्द भी लाया गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। मिलान करने में दिया हुआ है संघीय सूची 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, समवर्ती सूची में 66 प्रविष्टियां हैं। तो कह रहा है कि कूट एक इसमें से चयन करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए बी सी।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। कितने में? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। और इसके तहत जो है जिसमें संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय हैं। किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत कितनी विषय हैं? 97 विषय हैं, जो सही है। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय हैं। तो ए, सी, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत चाहिए, जो आर्टिकल 3 के तहत संसद के नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त करता है और संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाएगा। अगला किया जाता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी शक्तियों का सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वास्तविक जो शक्तियां होती है वो किसमें होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में। अगला टॉपिक हमारा है भारत के भूगोल से। क्वेश्चन है 66 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.64%, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से लेकर 11 के दशक की जनसंख्या वृद्धि रही, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटाकर 1.64% हो गई है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है लिंगानुपात। हरियाणा के बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन है? जम्मू कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 है, पंजाब में 895 है, उत्तर प्रदेश में 912 है और बिहार में कितना है? 918। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं महाराष्ट्र में और मुंबई में ही 63 से ज़्यादा सूती वस्त्र मिल है, जबकि महाराष्ट्र में इसकी कुल संख्या 112 से ऊपर है। और भारत में पहली बार 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी और यह वाणिज्य रूप से सफल नहीं हो सका और इसके बाद 1854 ईस्वी में C.N. डावर के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल का सफल संचालन शुरू किया गया था। और भारत में वस्त्र उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का 7% है, जबकि राष्ट्रीय GDP में इसका योगदान 2% है। कुल निर्यात 15% हिस्सेदारी है और वस्त्र उद्योग भारत में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं एक बार। 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो तृतीय नंबर पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का है और जबकि न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है। कितना है? 6 लाख है लगभग। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित स्थानों पर उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट में सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है। बेंगलोर लौह उद्योग इस्पात के लिए, कोरबा तांबा के लिए, जमशेदपुर वायुयान के लिए। तो देखते हैं और इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। बेंगलोर जो है वो वायुयान उद्योग के लिए है, कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए और मलाज खंड जो है वो तांबा उत्पाद के लिए। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2001 में, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था और 2012 में यह बनकर तैयार हुआ था और इसके द्वारा देश के 4 बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को 4 या 6 लेन वाले राजमार्ग के नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया था और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर और इसके बनने में करीब से 6 खरब का खर्च हुआ था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? कौन सी? द्रविड़ियन प्रजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मुख्यतः दक्षिण भारत में रहते हैं और इनकी भाषा कौन सी है? तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। दक्षिण भारत के अलावा यह प्रजाति मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी भारत में भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो आज ही अगर ये दृष्टि पब्लिकेशन का जब बुक पढ़ा रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का तो उसमें बताए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है और यह एक पर्वतीय गांठ है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहाँ? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है, जिसे साइलेंट वैली जो अपने जैव विविधता एवं सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग स्थापित है ऑप्शन नंबर डी, खेतरी में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। कहाँ? झुंझुनू में स्थित है, जहाँ देश का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। इस कारण यह क्षेत्र तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यहाँ तांबा उद्योग संचालित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी गंगा नदी बनाती है। कहाँ? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वो गंगा क्या कहलाती है? देवप्रयाग में मिलती है जाके। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का स्वरूप ग्रहण करती है और देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। और विष्णुप्रयाग जो है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बन जाती है। और कर्णप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और पिंडारिया मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला किसका खनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट का। बैलाडिला में हेमाटाइट लौह अयस्क का खनन होता है और हेमाटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है। बैलाडिला छत्तीसगढ़ के दादेबड़ा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ के अलावा हेमाटाइट लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में भी पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट जो होता है हेमाटाइट से निम्न श्रेणी का लौह अयस्क होता है जो तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल का तो आंसर है डी, वेनेजुएला। अब है 78 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है, ऑप्शन नंबर बी। और प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका का है, स्टेपी मध्य एशिया पूर्वी यूरोप का है, वेल्ड जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो स्थित है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन में मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भागों में विस्तृत है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी आदि ऑस्ट्रेलिया के अन्य मरुस्थल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में
कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना खनन। सोना खनन कलबुर्गी सोने के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह खान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सोने का उत्पादन इसी खान से होता है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित अन्य महत्वपूर्ण सोने की खान कलबुर्गी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो है मृत सागर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो अन्य सागर की अपेक्षा सबसे ज़्यादा लवण जो होता है इसी में होता है। अन्य सागरों की अपेक्षा ये 6 से 7 गुना ज़्यादा होता है और लगभग 33.7% लवणता होती है इसमें। अब है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन। तो निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो सुधारने में सक्षम जो नहीं है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। यह जो है जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना आदि जरूरी उपागम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो भारत में जो सेवा कर लागू हुआ था वो राजा चलैया समिति से। तो भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था और राजा चलैया समिति के अध्यक्ष 1991 में कर सुधार हेतु समिति बनी थी। इस किसकी अध्यक्षता में? तो राजा चलैया की अध्यक्षता में 1991 में। और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भारत में सेवा पर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 4 द्वारा 1994 में शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BKRV ने। और इनका विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी और उसके बाद जो आए थे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी किए थे 1867 से 68 में। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर पूछे तो विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदाजा राय थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के आंकलन के अनुसार भारत में 1867 से 68 के समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। अब है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, और यह 1951 से 56 में आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? इसका सही हो जाएगा आंसर स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसको राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है। 1899 में अनुभाग 3 के तहत लिया जाता था जो सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता था। और स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और राज्य सरकार इसको वसूलता है और यह जो है राज्य सरकार आवंटित भी होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय है। तो बैंक दर का आशय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो कहा गया है कि बैंकों का बैंक कौन है? RBI है। ठीक है, और जिस दर पर बैंकों का बैंक RBI जो अन्य बैंकों को लोन देती है और वो जो उसके बदले में उसका जो इंटरेस्ट लेती है उसको कहते हैं रेपो रेट, मतलब बैंक दर। तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बैंक दर या रेपो रेट, जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड जो है भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड है जो विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में पैसा जुटाता है। और अंतर्राष्ट्रीय निगम
IFC का इस शब्द मसाला बॉन्ड का उपयोग भारतीय सांस्कृतिक एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए करता है। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब साइंस से है। साइंस में पहले भौतिकी से क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन जो टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है और यह मानव द्वारा निर्मित बहुलक है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रयोग बर्तनों को चिपकाने, बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जो बर्तन हमारा है नॉन स्टिक वगैरह, न चिपकने वाला बर्तन नॉन स्टिक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो बनता है वो किसके संघनन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और यह फिनॉल का होता है फॉर्मूला C6H5OH, किसका? तो फिनॉल का। और फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO के संघनन की प्रतिक्रिया के द्वारा बनता है और जिसका निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जिसका उपयोग फर्श की टाइल्स, अग्निरोधी परिधानों में आदि बनाते में होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः है। तो घरेलू ईंधन, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों जो होता है वो LPG में प्रयुक्त किया जाता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10 का ये दोनों मिश्रण होता है। और रिसाव जो होता है इसका पता लगाने के लिए इसमें दुर्गंधीय पदार्थ एथिल मर्केप्टन या थायोएथेनॉल मिलाया जाता है और यह जो होता है एक रंगहीन गैस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पाइसीकरण जो होता है बिना घुले हुए कोलाइड में एक द्रव के सारे कणों का दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? पायस तथा पायस बनने की प्रक्रिया या पाइसीकरण। साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग पाइसी कारक के रूप में होता है। इनकी पाइसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायक है। दूध एक प्राकृतिक तथा पेंट एक कृत्रिम पायस है। किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटन मिलाने पर कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाए तथा उसका अवक्षेपण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन लवण में रहता है। तो आयोडीन लवण में रहता है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोडाइड। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है KL पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड पार्टिकल है। तो गार्ड पार्टिकल क्या है? गार्ड पार्टिकल एक हिग्स बोसॉन है। गार्ड पार्टिकल उप परमाणु कण हिग्स बोसॉन का उपनाम है और यह जो है एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना 1964 में प्रायोगिक सत्यापन 2013 में हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन है? पीटर W. हिग्स और W. एंगलार्ड को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल नहीं है वो है ज्वार। और नकदी फसल का मतलब होता है कि वैसा फसल जो व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती जिसका किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल का एग्जाम्पल जैसे हो गया गन्ना, जूट, मूंगफली, रबर, चाय, कॉफ़ी, कपास इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है नकदी फसल का उदाहरण है। अगला है, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति जो है वो पता होगा कि कच्चे तेल से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
कच्चा तेल एवं उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित, काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से भी संबंधित है। ठीक है, तो नीली क्रांति इसमें मत्स्य उत्पादन के लिए जो है वो क्या है, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति है। उसके बाद है सरसों उत्पादन के लिए, सरसों उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति है, एक मिनट सॉरी, तो बता रहे थे सरसों उत्पादन यानी कि ये इससे होता है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद हो गया इसमें श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, बूढ़ी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी उत्पादन से है। और ये जो लाया गया था स्वतंत्रता के बाद देश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्रांति लाई गई थी, जिसके द्वारा उस क्षेत्र के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। डीएनए जो है वो डीएनए जीव कोशिकाओं में सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है और जीन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। डीएनए वंशानुगत विशेषता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए से ही आरएनए का भी निर्माण होता है और जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। हार्मोन्स जो होता है मुख्यतः अमीनो अम्ल स्टेरॉइड के बने और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वृद्धि विकास प्रजनन क्रिया में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल नहीं है वो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संतरा जो है वो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये उसका विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये कॉर्ड यकृत लीवर एवं सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है गेहूं अंकुर तेल जो है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाल्फा लूसर्न ने विटामिन ए बी डी ई के आदि मिलता है। ठीक है, तो सुमेल जो नहीं है वो इसके अनुसार से आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। किस विटामिन को एग्रीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D2 को। D2 को कहते हैं एग्रीकैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। उसके बाद विटामिन D3 को कहते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या कहते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल। और विटामिन B6 इसका नाम, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित बोल रहा है तो टोकोफेरॉल बेरी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेरी जो होता है वो थायमिन यानी कि B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। और टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता, बाजपन और गंजापन। ठीक है, और रेटिनॉल जीरोफिथेलामिया सही है, साइनोकोबालामिन रक्तलापता सही है, अगोकैल्सीफेरॉल रिकेट सही है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैग्रैंज की द्वीप का जो बीटा कोशिका से स्रावित हो एक हार्मोन है और रासायनिक दृष्टि से यह एक कोशिका से पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसका खोज किए थे बेंटिंग और वेस्ट ने। इसके अल्प स्रावन से डायबिटीज़ तथा अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, अल्प स्रावन यानी कि इसका अगर कम अगर निकलता है तो डायबिटीज़ होता है और ज़्यादा हो जाता है इसका तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है इंसुलिन की से। अगला है
104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक अशोधी है? तो प्रतिजैविक अशोधी पूछ रहा है कि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार के लिए कैलोरीफेनिकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। और कैलोरीफेनिकॉल जो है यह एक प्रतिजैविक है, जबकि सल्फा गुआनिडीन भी एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंडा के रूप में कार्य करता है। एस्प्रिन जो है वो दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए काम आता है और एंटीपायरेटिक दवा है। और क्यूविनिन एक दवा है और काटने वाला एजेंट है। कौन? क्यूविनिन जो है वो काटने वाला एजेंट है, जिसको कटिंग एजेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एस्पार्टम जो है वो क्या है? एस्पार्टम एक कृत्रिम मधुरक है, मधुरक में उपयोग होता है। फ्रेयॉन का उपयोग प्रशीतक में, नियोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल एक प्रतिहिस्टेमीन है। तो इसके हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है? ये स्तन वृद्धि और मासिक धर्म का नियमन करता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने और उत्तक वृद्धि में कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। और विटामिन के कमी वाले मरीजों का ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि क्या होता है कि अधिक खून बहने का डर रहता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल, वैश्विक तापमान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन क्षेत्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 1, ठीक है। त्वचा कैंसर के लिए किसका? पराबैंगनी उत्तरदायी होता है। डेसिमल के द्वारा हम लोग ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे वैश्विक तापमान होता है, और जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का संरक्षण के लिए मुख्य कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में, और यह घुलनशील तथा मानव शरीर द्वारा लीवर में संचित होता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉस्फेरस 32 और कोबाल्ट, इनमें से एक से अधिक। और सोडियम 24 का उपयोग जो होता है वो शरीर में इंजेक्ट करके ट्रेसर के रूप में होता है, ट्रेसर के रूप में। और आयोडीन 131 का जो होता है, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों की पहचान में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जिसे अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। और अम्ल वर्षा 70% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा शेष भाग
अन्य अम्ल जैसे HNO3 आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है जलवायु परिवर्तन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। 1992 में रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें जलवायु परिवर्तन आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर सहमति बनी थी और इसी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण तथा एजेंडा 21 भी लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कणीय तत्व है, तो कणीय तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषक। कश्मीर अपनी विशिष्ट पार्टिकल मैटर को कण प्रदूषक कहा जाता है, जो वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है और यह जो होता है अत्यंत छोटे होने के कारण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है और इनमें राख, धूल, प्राकन, भारी धातु आदि आते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो केसर उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है और क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो केसर उत्पादन के लिए विशिष्ट है। और पंपोर तथा जम्मू का किश्तवाड़ प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं और ईरान जो है विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन देश है। कितना करता है? 95% केसर उत्पादक कौन करता है? ईरान करता है विश्व में, ठीक है। और भारत में पूछे तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद है समसामयिकी से क्वेश्चन, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो ये अब नहीं रहे, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से थे। कौन? रिपब्लिकन पार्टी से थे और इनका चुनाव चिन्ह था हाथी। और वर्तमान में यानी कि अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है और इनका चुनाव चिन्ह गधा है। अगला क्वेश्चन है भारत का 2016 में सुदूर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान रहा? तो 110वां रहा 2016 में और 2020 में भारत का स्थान 120वां रहा और पहले स्थान पे फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन है बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेंग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? तो भारत ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको भारत ने ज्वाइन किया है और तकनीकी दृष्टि से बैलिस्टिक मिसाइल उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब अवर्सियल बैलिस्टिक पथ होता है। इसका उपयोग किसी हथियार को किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता, जिसे अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रचार के खिलाफ हेंग आचार संहिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रचार को रोकना और भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। अगला क्वेश्चन है 2016 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2016 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है बॉब डायलॉन को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू हुआ था और यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। जो 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुक को दिया गया और लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया और 2019 में दिया गया था पीटर हैंडको को। और भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? उसका सही आंसर हो जाएगा यूपी में। यूपी में एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे उत्तर प्रदेश जो 207 किलोमीटर है उसे खोला गया है और यह इटावा से लेकर आगरा के बीच शुरू किया गया है। कहाँ से? इटावा से आगरा के बीच शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम।
सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में है और यह एक पर्वतीय राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम की जनसंख्या भारत में राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल में गोवा के पश्चात न्यूनतम है। और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद सिक्किम के। अगला क्वेश्चन है, यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो यूरोजोन का न्यूनतम सदस्य लिथुआनिया है। यह एक आर्थिक और मौद्रिक संघ है जो यूरोपीय संघ के 19 सदस्य राष्ट्रों ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा माना है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष हैं तो महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष कौन है? महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। और महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो है 15 अन्य राष्ट्रमंडल देशों की राज्य की प्रमुख है। यूके का इन 15 देशों के साथ एक निजी संघ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी स्तनपात कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसको जारी किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें पहला है मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है। और दूसरा है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। यह जो है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल द्वारा भारत में अस्पतालों के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। और एक है कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय गुजरात राज्य के सूरत शहर में स्थापित किया जाएगा। और गुजरात का केवड़िया शहर देश का पहला शहर होगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगी। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद 3.5%। और चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 3.5% राजकोषीय घाटे लक्ष्य को रखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास जो मैत्री भारत तथा अन्य किस राज्य के मध्य हुआ? तो भारत और थाईलैंड के आर्मी सेना के बीच। ठीक है, और यह एक संयुक्त सेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जो है यह भारतीय रेलवे साल 2030 तक खुद को ग्रीन रेलवे में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक। और वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना जो है वो डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा में, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। और 2019 में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपने देश स्पेन को 6ठा डेविस कप दिलाया था। और स्पेन ने डेविस कप के फाइनल में कनाडा को 2-0 से मात देकर यह खिताब जीता था, 2-0 से। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटिव लैब, जिसको लिगो बोलते हैं, किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। लिगो लैब भारत के महाराष्ट्र राज्य में हिंगोली जिले में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले? तो सबसे ज़्यादा जो मिला है वो चाइना को मिला है। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए, अमेरिका को सबसे ज़्यादा। जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था 2021 में टोक्यो जापान में खेला गया, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक अमेरिका ने प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, भारत को 48वां स्थान मिला है। जो भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल लिए हैं, जिसमें पहला जो है स्वर्ण पदक है, 2 रजत लिया है और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ मिराज तोबा से है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में होगा, कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। और 34वां होगा 2028 में लॉस एंजल्स, USA में। 35वां होगा ब्रिस्बेन 2032 में। और 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 का, वो बीजिंग, चीन में होगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली में होगा। और चौथा युवा ओलंपिक खेल जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा? डगार, सेनेगल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132 नंबर,
2016 का उबेर कप किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो उबेर कप, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। जो 2016 का महिला उबेर कप बैडमिंटन चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है विश्व का 2016 में ईरान को हराकर जीत हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान ने 2020 में पहली बार विश्व कप कबड्डी को जीता है। 2020 में पाकिस्तान पहली बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक का थीम क्या था? विश्व शांति एवं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो 32वां ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो ओलंपिक खेल में 2021 का शुभांकर मिराई तोवा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, 2020 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर चौधरी। 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था और 2019 में मलयालम के प्रमुख कवि अक्किथन को 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिस गेल का, ऑप्शन नंबर बी। ग्रिस गेल की आत्मकथा है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं ग्रिस गेल और इनकी यह आत्मकथा है। और युवराज सिंह की आत्मकथा है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड अ बैंक। ठीक है, अगला, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से जाना जाता है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जो नाम से जाना जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा शांति पाइपलाइन। ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन, जिसे शांति पाइपलाइन या आईपी गैस पाइपलाइन के रूप में जाना जाता है, ईरान से पाकिस्तान तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए 2775 किलोमीटर की एक निर्माणाधीन पाइपलाइन है। और इस विचार की कल्पना एक युवा पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर मलिक आफ्ताब अहमद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। नकदी रहित भारत या कैशलेस भारत एक मिशन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू किया है। यह क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि के माध्यम से आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया होगा? तो 2022 का जो फीफा होगा वो कहाँ होगा? कतर में। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2021 कतर में होगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में जो होगा वो कहाँ? यूएसए, मैक्सिको में, कनाडा में। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन नंबर ए। देवेंद्र झांझरिया पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट हैं। ये जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झांझरिया ने रजत पदक एवं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। अगला है हमारा मैथ से संबंधित 10 क्वेश्चन, इसको हम सिर्फ आंसर करेंगे और आप लोग इसको बना लेंगे, अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला पहला 141 क्वेश्चन है, 141 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और इसका आंसर जो आएगा 206.25% में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है 144 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 का ई।
इसमें जो है डाटा अपर्याप्त है, ऐसा कहा जाता है कि डाटा अपर्याप्त है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर क्वेश्चन है, 146 का आंसर ए होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ए 280। और 148 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 148 का डी। कौन सा हो जाएगा? डी। उसके बाद है 149 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी 15 मिनट्स। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या है। तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन जो फाइनली कंप्लीट हो गया। और अगला सेट जो हमारा आएगा वो 56वीं बीपीएससी से 59वीं बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पर होगा, तो उससे हम करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।